Very good evening, everyone. I welcome you all in this session of engineering mechanics. Please confirm, am I clearly audible? Please confirm, am I clearly audible to everyone? Okay, Umar. Thank you. So, engineering mechanics start हम लोगों ने कर दिया था कल. बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन कल हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का. और लास्ट में जो हमारा डिस्कशन था दैट वाज ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके, वहीं से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का भी करेंगे भाई. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंजीनियरिंग में आपका वेक्टर्स का यूज होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उसको भी हम थोड़ा सा आज टच करेंगे. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, तो प्लीज आस्क. किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर? नो. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो जहां से हमने कल लेक्चर की एंडिंग की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स इज योर स्टडी. और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में आप लोगों को दिया था टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई होप आप सब लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा. तो प्लीज मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से क्या होगा. चलो भाई बोलो. जिसने सॉल्व किया है इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या आएगा? इसका मतलब किसी ने भी सॉल्व नहीं किया इसको. किसी ने भी सॉल्व नहीं किया इसको. और दो स्टूडेंट्स तो कल हमारे साथ थे, हर्षित, अक्षित, वो तो आज है ही नहीं. 30 एंड 20. ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड. चलो देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या होगा. वेरी गुड. क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि टू फोर्सेस, दैट इज two forces acts at an angle of 120 degree. Two forces are acting at an angle of 120 degree. The bigger force is 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller one. ठीक है, bigger force is 40 Newton and resultant of these two forces are perpendicular to smaller one. Okay, ठीक है. Calculate the magnitude of the smaller force and कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर फोर्स एंड रिजल्टेंट. स्मॉलर फोर्स और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा. ठीक है, तो इस सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसके लिए समझते हैं दैट इज क्या दिया हुआ है. सो बोलते हैं कि टू फोर्स
हेलो, ना ऑडिबल ना? अब आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, थैंक यू एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में बोला था टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री, so I am considering this force P and this force Q acting at an angle 120 degree. The bigger force is 40 Newton. I have taken this bigger force 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller one. So resultant of these two forces is this R. This is perpendicular to smaller one because if P is larger one, that means Q is smaller one. Calculate the magnitude of smaller force. That means you need to calculate here the magnitude of Q. And resultant also you need to calculate R. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जो आंसर आया था मेरे पास, एक ही आंसर आया है, दैट इज 30 एंड 20 न्यूटन। ओके, स्मॉलर फोर्स इज 20 न्यूटन। और किसी का कोई आंसर भाई, किसी ने सॉल्व किया हो इसको? एनीवन? एनीवन, किसी ने सॉल्व किया हो? नहीं। देखो क्या करेंगे इसमें हम, ये अगर आपको ध्यान हो, कल हमने टू फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। एक तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, and theta is the angle between p and q. Okay, if I use this equation, ध्यान से देखना, if I use this equation, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं तो इस इक्वेशन में there are two unknowns. एक तो r we need to calculate and q is also unknown ना. One equation, two unknown, not possible to solve. अब क्या करेंगे यहाँ पे, और क्या यूज कर सकते हैं? हमने एक और इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया था डियर। वो इक्वेशन कौन सा था? दैट इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपको ध्यान हो, एंगल ऑफ रिजल्टेंट हमने बोला था कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से हमने कितना एंगल बोला था? अल्फा। तो क्या बोल यहाँ पे क्लियरली बोला है ना, अल्फा 30 डिग्री। चेक कर लो, अल्फा तो 30 डिग्री दिया हुआ है भाई, चेक कर लो। रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां पे डायरेक्ट यूज कर दूं तो बात बन जाएगी क्या? चेक कर लो भाई, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इज q sin थीटा और q cos थीटा, वॉट एवर इट इज, प्लीज। ठीक है, मेरे को क्यों एक बार करेक्ट कर देना भाई सब लोग। q cos थीटा अपॉन p प्लस q sin थीटा, q cos थीटा अपॉन p प्लस q sin थीटा। भाई मेरे को एक बार करेक्ट कर देना अगर ये cos और sin हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। ओके, तो यहां पे अल्फा वी नो वेरी वेल, अल्फा वी नो वेरी वेल। हाँ ठीक है, अल्फा को हम जानते हैं यहाँ पे कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्या आएगा देखो, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू q cos थीटा, दैट मींस q cos 120 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, q cos 120 डिग्री अपॉन p। p कितना है इधर? 40 प्लस q sin थीटा, sin थीटा बोले तो sin 120 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डियर। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है। नाउ ओनली वन अननोन इज रिमेनिंग इन दिस इक्वेशन, दैट इज q। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से वी विल गेट q एंड पुट द q हियर, यू विल गेट r। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा भाई, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को एक बात बता दो, चलो तो बात यहां तक जब आई गई है तो ये भी बात कर लेते हैं। यहां पे एक तो cos 120 का वैल्यू आप अभी, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है ना, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट बचा है, मैंने आपको बता दिया करना कैसे है। cos 120 का वैल्यू
बताना भाई मेरे को कितना होगा, cos 120 का वैल्यू बताना जरा कितना होगा, cos 120 का वैल्यू कौन कौन बताएगा, देखता हूं जरा। cos 120 का वैल्यू कितना होता है भाई, इन चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। -1/2 बोल रहे हैं अक्षय, ओके ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ऐसे में चले जाओगे एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। -1/2 हर्षित भी, ओके, ओनली 2 आंसर। और cos 120 को कैसे लिख सकते हैं भाई, cos 120 को लिख सकते हैं हम क्या, cos 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos 120 क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30 लिख सकते हैं। और cos 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 -1/2 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ओके। और अगर मैं पूछता हूं साइन 120 का वैल्यू क्या होगा भाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, अगेन क्या कैसे लिखेंगे इसको, साइन 90 + 30 एंड साइन 90 + थीटा क्या होगा डियर, साइन 90 + थीटा क्या होगा, साइन 90 + थीटा इज cos थीटा, साइन 90 + थीटा इज cos थीटा, ठीक है, ये तो पता है ना सबको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, हाँ, ये क्वाड्रेंट किसका होता है, दैट इज 90 माइनस वाला, ये क्वाड्रेंट क्या है, ये क्वाड्रेंट है 90 प्लस और 180 माइनस, यहां पे कौन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस वाली वैल्यू यहां पे आएंगी और 270 माइनस वाली वैल्यू यहां पे आएंगी भाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cos पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, ओनली tan पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दैट इज cos पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी, दैट इज 270 प्लस वाली वैल्यू आएंगी एंड 360 माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। सो यहां पे डियर दैट इज क्या होगा, जब 90 प्लस होगा, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, इस केस में डियर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन, 180 और 360 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 90 + 30, तो यहां पे तो साइन पॉजिटिव ओपन होगा लेकिन साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2, कितना हो जाएगा ये, √3/2, √3/2, ठीक है, दैट इज √3/2, ठीक है भाई, इस तरह करेंगे, ओके। अच्छा एक चीज, ये तो ठीक है फॉर्मूला रट लिया, लेकिन अगर बेसिक्स अच्छा है ना तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बेसिक्स अच्छा है, बेसिक्स कैसे अच्छा होगा, बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे साइन का कर्व जानते हो कि नहीं जानते हो, इधर देखो, साइन का कर्व तो जानते हो ना, ये देख लो, ये साइन का कर्व कैसे चलता है, साइन कर्व कैसे चलेगा, साइन कर्व चलेगा ये चलेगा ना ऐसे, ओके। यहां पे साइन 0, इधर क्या होगा, इधर एंगल होगा थीटा, इधर वैल्यू होगी साइन के फंक्शन की, साइन थीटा की वैल्यू होगी इधर, तो यहां पे क्या होगा, ये साइन 0 0, इधर देख लो साइन 90 का वैल्यू, 90 हो गया π/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, अगेन साइन 180 कितना हो गया, दैट इज पाई, साइन 180 0, अगेन ये क्या हो गया, दिस इज -1, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होता है, ये कितना हो गया, दैट इज π/2 पे होगा, पाई पे फिर 0 हो जाएगा, तो कितने पे होगा, 3π/2 पे, 270 पे, ऐसे चलेगा ना। अब देखो भाई ध्यान से, ठीक है, ये कर्व सिमेट्रिक होते हैं, दीज कर्व आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो इनका फायदा उठा लो, सिमेट्रिक है तो इनका फायदा उठा लो ना, कैसे उठा लो फायदा, देख लो कैसे फायदा उठाना है इनका। भाई साइन 30 का वैल्यू तो आप सब लोग जानते हो, साइन 30 का वैल्यू तो रटने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, साइन 30 का वैल्यू तो बचपन से बहुत यूज किया है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू
साइन 60 का वैल्यू दैट इज √3/2, ये तो सब जानते हैं, बस ये दो वैल्यूज पता है। और साइन 45 cos 45 तो सेम ही होता है, कितना होता है 1/√2, है ना, ये तो सब जानते ही है, बस यही सफिशिएंट है। साइन 120 साइन 150 इनकी कभी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। कैसे, आओ चलो देखते हैं। देखो भाई, सपोज यहां पे बोल रहा हूं मैं साइन 30 है। अब साइन 30 का जो वैल्यू है डियर, यहाँ पे क्या है 1/2, ये 1/2 है ना, सपोज यहाँ पे 30 है, ये 30 डिग्री एंगल है। अब ये इस वाले एंगल पे भी तो ये वैल्यू सेम होगी, 1/2 होगी ना, जो साइन 30 पे है वो यहाँ पे भी होगी, इस वाले एंगल पे भी सेम। और सिमेट्रिक कर्व है, ये 90 है, ठीक है। ऐसे ही साइन 60 है, सपोज ये 60 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2, ये 60 पे है तो ये यहां पे भी इस वाले एंगल पे भी तो यही वैल्यू होगी साइन। और ये सिमेट्रिक कर्व है तो 60 है, ये 90 है, 30 गए तो 30 इधर आएंगे तो ये 120 हो जाएगा ना। तो मतलब साइन 60 की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन 120 की हो जाएगी। और जो यहां से ये 30 पे, 30 से आप 60 ऊपर गए 90 पे, अगेन 60 आगे आओगे तो क्या हो जाएगा 150, ठीक है। 90 + 60 150, तो जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू साइन 150 की होगी, है ना। जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू किसकी होगी, साइन 150 की होगी, टेंशन लेना ही नहीं। सेम 0 से 180 तक तो टेंशन लेने का नीड ही नहीं है। सिमिलरली जो वैल्यू 45 की है वही वैल्यू 135 की होगी। सिमेट्रिक कर्व है ना, जितना इधर है उतना इधर है। जो वैल्यू 30 की है वो 150 की होगी साइन में, जो वैल्यू 60 की है, जो 60 की है वो 120 की होगी, जो 45 की है वो किसकी होगी, वो 135 की होगी, वो वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। और अगर 180 के आगे भी आना है तो भी क्या टेंशन है, अरे आपसे पूछ लिया कि साइन 210 का बताओ, साइन 210, अरे कैसे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, 180 के नीचे आ जाओ 30, ठीक है, तो 30 पे तो 1/2 है ना, नीचे की तरफ है तो -1/2, साइन 210 का वैल्यू -1/2, और जो -1/2 यहां पे होगा वो -1/2 इस वाले एंगल पे भी होगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल ये रटने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो फिर तरीका है ही, इससे कर लो, जो भी सही लगे उससे कर लो, लेकिन निकालना आना चाहिए, ठीक है। चाहे 90 + 180 माइनस करके करो या कर्व से करो, बट निकालना आना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है? ठीक है, चलो फिर, चलो अब आगे चलते हैं भैया, चलते हैं अब आगे। थोड़ा सा वेक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा था थोड़ा वेक्टर को टच करेंगे आज पहले, उसके बाद फिर लॉ ऑफ फोर्सेस कंप्लीट करेंगे। है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, किससे करते हैं, ये एरो से, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर को, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां पे दो चीजें होती है, एक तो एरो का लेंथ होता है और एक एरो का डायरेक्शन होता है, कि एरो किधर से किधर जा रहा है। अगर ये मैं एरो की बात करता हूं तो ये एरो है भाई, तो ये तो हो गया एरो का टेल, ये हो गया एरो का टेल, और ये हो गया एरो का हेड, दिस इज द हेड ऑफ एरो, ठीक है। सो दैट इज टू, यहां पे चीजें होंगी, एक तो एरो का लेंथ होगा, दैट इज जो लेंथ होगा एरो का, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा एरो का, दैट इज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा कितना है क्वांटिटी का, वट एवर क्वांटिटी इट इज, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा लेंथ, है ना। और दैट इज डायरेक्शन, दैट इज जो एरो का डायरेक्शन होगा ना, दैट इज टेल टू हेड, जो टेल टू हेड डायरेक्शन है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी,
डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है क्वांटिटी, या इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से अगर समझे, एग्जाम्पल समझे, ये कोई बॉडी है, कोई भी अगर ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है डियर F इक्वल्स टू 100 न्यूटन का। अब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पेपर पे डियर जो हम ड्रॉ करेंगे वो तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, और पेपर पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। अब स्केल में जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है ना, और फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन्स, और स्केल से आप ड्रॉ करोगे, स्केल में यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले स्केल को कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन को अपने स्केल में कन्वर्ट कर लो ना सेंटीमीटर में, क्या प्रॉब्लम है। दैट मींस वहां पे आप शो कर दो कि हम क्या कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग अ स्केल, स्केल हम चूज करेंगे अपनी मर्जी से कि बहुत छोटा भी ना ड्रॉ हो बहुत बड़ा ड्रॉ ना हो। तो हम अगर स्केल ले लें, क्या मैं स्केल ले रहा हूं सिंपल करने के लिए, 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल ले लिया 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब 100 न्यूटन कितना हो गया, 100 न्यूटन शो करना है ना अपने को, तो 100 न्यूटन के लिए अपन क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने का लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हम शो करेंगे किसको, वेक्टर को। तो अब मैं 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूं अगर, और ये 10 सेंटीमीटर का मैं लाइन ड्रॉ करूंगा बिल्कुल इसके पैरेलल ये इस तरह से शो करेगा, अब ये शो करेगा, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये दिस इज, आई एम सेइंग दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, ये फोर्स है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, दिस, ठीक है। और ये वेक्टर कितना है 20 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो जैसे ही स्केल पे नजर जाएगी तो स्केल देखते ही एकदम चल जाएगा पता, अच्छा 10 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 20 सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जैसे ही स्केल पे नजर आएगी एकदम चल जाएगा पता, 10 सेंटीमीटर मींस तो 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जैसे ही हम स्केल का कन्वर्जन देखेंगे एकदम हमको चलेगा पता, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फोर्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फोर्स का ये डायरेक्शन है भाई, इधर से इधर की तरफ ये बॉडी के ऊपर लग रहा है, सिंपल। इस तरह से क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर भी एरो लगा देते हैं। जैसे मैंने फोर्स पे लगाया तो फोर्स लिख दिया, इसके ऊपर एरो लगा दिया, ये ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये मत कर देना ये सिर्फ फोर्स का है, ये डायरेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एफ के ऊपर आप एरो लगाओगे वो भी ऐसे लगा दोगे, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है। जो क्वांटिटी के ऊपर एरो है ना, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्चुअल में क्वांटिटी का कोई भी डायरेक्शन हो, आपकी जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, सपोज अगर मैं ले लूं एक्सीलरेशन, तो उसके ऊपर एरो हमेशा इस तरह ही आएगा, ठीक है। एक्चुअल में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कोई भी हो, ये काम मत कर देना। देखा है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि अच्छा एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो इस पे ऐसे लगा दिया एरो, अरे ये नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो एरो होगा जो अपन क्वांटिटी के ऊपर दिखाएंगे, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ, ओके। और एक्चुअल डायरेक्शन ये वाला एरो जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ये इस तरह तो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डियर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट उसको भी टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत यूज करते हैं डियर, हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में उसको बहुत यूज करते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यस, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर की बात करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, कहां से आया। सबसे पहले ध्यान से समझना, बिल्कुल नेक्स्ट 5 मिनट पूरा टेंशन हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर बोल रहे किसको रहे हैं, देखो भाई यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, सिंपल। सबसे पहली बात, जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिट। यूनिट मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है,
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब क्या है इसका, यूनिट वेक्टर, देखो अच्छा एक एग्जांपल से अगर समझे, सपोज आप लोग कहीं पे भी खड़े हो, रास्ते में खड़े हो या अपने कहीं पे अपनी कॉलोनी में खड़े हो, और सपोज कोई अंकल आते हैं घूमते घूमते और वो आपसे पूछते हैं, बेटा ये मकबूल का घर किधर है, मकबूल का घर किधर है, ये इसी कॉलोनी में रहता है, मकबूल का घर किधर है, आपको पता है सपोज, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे चाचा एक काम करो 500 मीटर उधर चले जाओ, 500 मीटर उधर चले जाओ, मकबूल का घर आ जाएगा। ठीक, अब 500 मीटर तो आपने बोल दिया, 500 मीटर तो एक नंबर हो गया ना, वो तो स्केलर है। अब ये जो आपने हाथ किया ना, ये आपने डायरेक्शन दिखा दी ना उनको, इस डायरेक्शन में जाना है 500 मीटर, ये बस ये जो हाथ किया ना आपने, जो उंगली की इधर की तरफ, यही तो यूनिट वेक्टर है। आपको नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता, लेकिन आपने अब उसमें यूनिट वेक्टर लगा दिया, और वो आपने उसको यूनिट वेक्टर लगा के डायरेक्शन दे दी ना, तो वो वेक्टर बन गया। 500 के साथ जैसे आपने ये उंगली करी इधर की तरफ, तो वो वेक्टर बन गया। और ये जो आपने किया ना, यही तो बस यूनिट वेक्टर है, यही यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। भाई किसी को अगर रास्ता बताना है तो आप हाथ करके बता दोगे, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, फिर आगे से राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर सीधा चले जाओ, बता दोगे इशारा करके। लेकिन जब हम मैथ्स में आएंगे, जब फिजिक्स में आएंगे, जब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आएंगे, तो वहां पे थोड़ी हाथ कर करके बताओगे क्वांटिटी को, एक्सीलरेशन अब इधर है, फिर इधर हो गया एक्सीलरेशन, फोर्स इधर चला गया, ऐसे नहीं बताएंगे ना। यहाँ पे तो पेपर पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, बस सिंपल। तो यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं भाई। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, तो कैसे देखो कैसे चीजें आई पिक्चर में, सो दैट हमारे लिए आपके लिए सिंपल हो जाए। कैसे देखो, तो 3 यूनिट वेक्टर अगर मैं डिफाइन करता हूं, पहले 3 यूनिट वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं आई, और यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम किससे, कैप लगा के। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा हुआ है मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखो अभी मैं बोल रहा हूं आई हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स डायरेक्शन। जे जे किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और के किसको रिप्रेजेंट करेगा, के रिप्रेजेंट करेगा जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, आई जे के, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो इनका एक ही है, सिंगल। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अब दैट इज दिस। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं कोई भी वेक्टर, कि भाई वेक्टर ए, अगर मैं लिखता हूं कोई भी वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप, इसका क्या मतलब हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ, मैं इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चले जाओ बस। क्योंकि आई क्या है, आई तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और 3 क्या है, 3 इसके साथ ही स्केलर क्वांटिटी है जो बता रही है कि कितना मैग्नीट्यूड जाना है। तो ए वेक्टर ये 3i में लिख रहा हूं, तो 3i क्या बता रहा है, 3i ये बता रहा है कि एक्स में कितना चले जाओ, 3 यूनिट चले जाओ एक्स में, है ना। और अगर मैं लिख दूं वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4j, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4j, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि एक काम करो, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, जे तो वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, और है यूनिट वेक्टर, तो जे का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो जे 4 क्या है, 4 तो इसका स्केलर क्वांटिटी होगी, नंबर हो गया कि 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड है, और जे क्या बता रहा है कि वाई डायरेक्शन में है, इतना इतना किधर है, वाई डायरेक्शन में है, सिंपल। इसलिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है सी, कोई मेरे पास वेक्टर है सी विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j,
विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। ये मेरे पास कोई वेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका सिंपल मतलब ये हुआ है कि वो कुछ नहीं बताना चाह रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि x डायरेक्शन में चले जाओ 3 यूनिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, x डायरेक्शन में जाओ 3 यूनिट, चले गए। 3i का मतलब x कितना जाना है? 3 जाना है। j का मतलब y कितना जाना है? 4 जाना है। तो j में चले जाओ, y में चले जाओ 4, तो 3 कॉमा ये आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका। तो ये वेक्टर हो गया, मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, इधर से 3 गए, इधर से 4 गए, तो क्या डायरेक्शन बनेगा? देखो भाई ध्यान से, अब क्या डायरेक्शन बनेगा? दैट इज ये बनेगा ना डायरेक्शन, ये वाला। ये अब तो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात हो रही है। ये है मतलब 3i प्लस 4j लिखने का मतलब है कि इस डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये कितना हम चले? y में कितना चले? y में अपन चले कितना? दैट इज 4। y में चले कितना? 4। x में कितना गए अपन? x में चले कितना? 3। ठीक है, तो अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा? 5 यूनिट्स आएगा ना, 5 यूनिट्स कितना होगा? दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 5 यूनिट्स। और डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में किस डायरेक्शन की बात की होगी भाई? एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन की बात की ना, ये है थीटा, ये इस डायरेक्शन की बात की थी थीटा। ये डायरेक्शन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, राइट एंगल ट्राइंगल ले, अगेन यहां पे लगाओ tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा कितना हो गया इधर से? डियर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में 5 यूनिट की बात कर रहे हैं। जो मैंने लिखा ना 3i प्लस 4j, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा थीटा, इस डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है, ये मतलब हुआ सिंपल। इस तरह से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, सो दैट इजी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि हाथ कर करके तो बता नहीं सकते हैं ना। तो आई जे के की फॉर्म में बता देते हैं। आई लिखा है मतलब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, वाई लिखा है मतलब जे डायरेक्शन, सॉरी जे लिखा है मतलब वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, के लिखा है तो जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो यहां तक यूनिट वेक्टर में तो बोलो भाई। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज यहीं पे बोलो, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। ये क्लियर हुआ ना यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं यूनिट वेक्टर? आगे चल के बहुत यूज करेंगे, क्योंकि एफएम में बहुत यूज होगा इसका। नहीं, ओके ठीक है, अक्षित करें नो, ओके ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो वेक्टर एडिशन सीखते हैं। पहले क्या सीखते हैं? वेक्टर एडिशन सीखते हैं, उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सो वेक्टर एडिशन अगर सीखते हैं, दैट इज दिस। अच्छा, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं हम, है ना? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? दैट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कोई भी, दैट इज ए अगर वेक्टर है कोई, तो ए कैप अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, वेक्टर बाय वेक्टर का मॉडुलस। वेक्टर का मॉडुलस बोले तो इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कोई भी वेक्टर गिवन है आपको ना, कोई भी वेक्टर गिवन है 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j, ये कोई भी वेक्टर दिया है। अब इसका मतलब आप समझ गए हो कि x में जाना है 6, y में जाना है 8, तो वो ओरिजिन से जब उसको कनेक्ट करूंगा मैं पॉइंट को, तो जो पॉइंट आएगा उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये कितना होगा? ये होगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 10 यूनिट्स। ये आपने देख ही लिया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्यों हुआ,
है ना, ये आपने देख लिया 10 यूनिट्स तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब अगर देखो देखो दैट इज दिस इज x, दिस इज y। तो बोल रहे हैं कि x में जाओ 8, x में जाओ 6, चले गए 6, y में जाओ 8, y में चले गए 8, इधर 8 है अगर कहीं पे, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ पॉइंट आएगा भाई। तो ये इस डायरेक्शन की बात हो रही है, ये इस डायरेक्शन की बात हो रही है, इस डायरेक्शन की बात हो रही है। ओके, और इतने डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये तो कितना है, दिस इज 6, दिस इज 8, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस से 10 आएगा, है ना। और ये एंगल आप निकाल लोगे थीटा, सिंपल। थीटा कितना आएगा, थीटा इज नथिंग बट, अभी मैंने बताया tan इनवर्स कितना 8/6, 8/6 निकाल लोगे ना कि वेक्टर के किस डायरेक्शन की बात हो रही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। अब डियर, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस वेक्टर का, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये रिप्रेजेंट करेगा भाई वेक्टर ए, ध्यान से देखना, वेक्टर ए का ये है ना, ये है ना वेक्टर ए का, ये दिस इज वेक्टर ए ना, ये वेक्टर ए है, यही तो डायरेक्शन है वेक्टर ए का, यही तो है वेक्टर ए। तो इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड पे, इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड, इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक ये वेक्टर ड्रॉ करता हूं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है यूनिट, इसकी ये मैं निकालना चाह रहा हूं कि जो एक्चुअल में वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। सो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज वेक्टर, सॉरी, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर क्या है भाई 6i प्लस 8j अपॉन वेक्टर का मॉड कितना है 10, कितना हो गया 6/10i प्लस 8/10j, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। एक्चुअल वेक्टर ये था, तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर ए का, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, चेक कर लेना चाहे, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूं इसको, 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे ना कितना आएगा, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, √3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, चेक कर लेना 1 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। 9/25 प्लस 16/25, 9 प्लस 16 25/25 1 ही आना है। ठीक है, तो ये जो मैंने निकाला है ना डियर ए कैप का मतलब है ये जो एक्चुअली में वेक्टर ए दिया हुआ है ना, ये इसी डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर बनेगा। समझ रहे हो, इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं कोई नया वेक्टर लिख दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई नया वेक्टर लिख दूं वेक्टर बी, और मैं बोल दूं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ए कैप, मतलब, अब मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ कोई जो वेक्टर बी है ना वो 10 टाइम्स ऑफ ए कैप है, तो ए कैप तो क्या है, ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का, इसका मतलब इस डायरेक्शन में 10 यूनिट जाना है, यही तो मतलब हुआ वेक्टर बी का, है ना। इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है वेक्टर एडिशन, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपका। वेक्टर एडिशन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, 2 चीजें ध्यान रखनी है भाई। फर्स्ट क्या है, कभी भी अगर हम किसी भी 2 वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे, जब हम किसी भी कोई भी 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो फर्स्ट क्या है स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज प्लेस टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्लेस टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर
टू द हेड ऑफ, और एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, और सिंपल कर लेते हैं, चलो, प्लेस टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, चलो ऐसे कर लो, प्लेस टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, जो आपको ऐड करना है फर्स्ट के साथ, प्लेस टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। मतलब ये देखो ध्यान से, अगर आपको ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है, सपोज ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये ए और बी वेक्टर आपको ऐड करना है, तो क्या करना है, दैट इज सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दो उठाकर, है ना, कैसे, दैट इज ये तो फर्स्ट वेक्टर ए है भाई, एज इट इज, ये रहा दिस, तो सेकंड वेक्टर को उठाओ और इसको यहां पे प्लेस कर दो एज इट इज, ठीक है, तो सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दो, दिस, ये दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with head of last vector, with head of last vector। पहले क्या किया, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दिया भाई, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, तो जो ये आप ज्वाइन करोगे, अब ये जो वेक्टर बनेगा ये वाला, दिस विल बी दी रिजल्टेंट, यही तो रिजल्टेंट होगा, यस यही रिजल्टेंट होगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, दैट मींस ये देख लो ये। अब मैं क्या करूं, अगर फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, इस तरह से, तो ये जो आएगा डियर, ये जो वेक्टर बनेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। सो वेक्टर सी अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो ये क्या आएगा, ये एडिशन हो गया आपका ए का प्लस बी के साथ, वेरी सिंपल, ये आपका एडिशन हो गया ए का बी के साथ। इस तरह से सिंपल हम किसी भी टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो एक और देखते हैं जल्दी से देखो, दैट इज अगर मैं बोलता हूं ये कोई मेरे पास एक वेक्टर है दिस, ओके, और इसको मेरे को दैट इज इसको मेरे को ऐड करना है इसके साथ, दैट इज ये इस वेक्टर के साथ, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है भाई, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर, कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर लेंगे सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर लेंगे, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर, दिस वेक्टर ए, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के आगे एज इट इज प्लेस कर देंगे, मतलब सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर देना है, ये हो गया, ये हो गया भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल काम बता दिया, बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, हाँ सिंपल ही है, कोई नहीं, क्या करना है, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दो, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दो, इस तरह बात बन जाएगी, ओके, तो ये आ गया आपका वेक्टर सी एंड दिस वेक्टर सी इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से अपन किसी भी टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो भाई, देखो जल्दी से, अब आप मेरे को बताओगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बोलते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, और बोल रहे हैं कि वेक्टर बी इक्वल्स टू 4i माइनस 3j
और ये बोल रहे हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। है ना, ये बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि एक काम करो, आप मेरे को बता दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बता दो, दैट मींस मोड ऑफ वेक्टर सी कितना होगा। चलो भाई सब लोग आंसर करेंगे, चलो भाई सॉल्व करो। सॉल्व करना है, ये सबको आंसर देना है। इसको बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है, क्लास 9 है, ठीक है। इससे नीचे मैं जा भी नहीं पाऊंगा, ये बिल्कुल ही बेसिक है। ओके, ऐड कर दो, चलो जल्दी से करो। मैं इतने अपना कुछ काम कर लेता हूं, ठीक है। मैक्सिमम 60 सेकंड है भाई। मैक्सिमम 60 सेकंड से लाइन टेढ़ी हो गई, कोई नहीं, सीधी कर देंगे। ये आ गया ओरिजिन। वेक्टर ए बना लो, 3i + 4j। 3i, x में कितना जाना है 3, 1 2 3, y में कितना जाना है 4, 1 2 3 4। ये आ गया भाई, ये आ गया दिस। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ये आ गया वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर ए ना, यस दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है 3i + 4j, 3i + 4j। वेक्टर बी कितना है 4i - 3j। x में कितना जाना है 4 जाना है, i का मतलब x में जाओ, j का मतलब y में जाओ। वेरी सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। y में कितना आना है, अब y में नेगेटिव जाना है, ऊपर मत चले, ठीक है, ऊपर मत चले जाना, नीचे आना है, y नेगेटिव है। सो 1 2 3, ठीक। सो ये कुछ टिंग 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 यहाँ पे आएगा भाई, ये कुछ बनेगा वेक्टर, ये आएगा, चेक कर लो, ये बन गया वेक्टर बी। okay, so this is vector b, this, and this vector b equals to what 4i - 3j, 4i - 3। ओके, आपको इनको ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, और जब ऐड करके वेक्टर सी मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। बताओ, कितना सिंपल प्रॉब्लम है ना। आंसर आया किसी का अभी तक, एनीवन? अक्षित का आया है, क्या बोल रहे हो अक्षित, ग्रेटर देन √50 है? ऐसे इनइक्वालिटीज में दोगे क्या आंसर? इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, ये तो एब्सोल्यूट आएगा ना। 5 आ रहा है हर्षित का, ओके, हर्षित का आया 5। और कोई एनीवन? भाई इसको आगे चल के ना सब्जेक्ट्स में तो यूज करना ही है, बट ये प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है, और अगर एग्जाम में मिल गया तो समझ लेना किस्मत अच्छी थी, इतना सिंपल प्रॉब्लम अगर मिल गया तो। अरे जब ऐड करोगे ना, एसके का आंसर आया है 6। ओ, till now I have received 3 answers and all 3 are different. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम करवाओगे बेइज्जती एग्जाम में और कुछ नहीं करोगे। ओफो, तुम तो बड़ा नाम खराब करवा दोगे यार ऐसे मार्केट में है। अलग अलग आंसर दोगे, इसका मतलब 2 तो पहले ही गलत दे रहे हैं अगर तीनों का अलग अलग है। अरे अगर जब ऐड करेंगे ना, देखो ऐड करेंगे ना, अच्छा ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है ना। ये देखो भाई, परेशान नहीं होना, ये देखो, ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। रिप्रेजेंट करना कैसे, अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। कहने का सिर्फ मतलब ये है, देखो अगर एक ये वेक्टर है भाई,
इस वेक्टर को, ठीक है, या और ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, इस तरह से जा रहा है, दिस इज द वेक्टर ए, इट इज गोइंग लाइक दिस ना, एंड वेक्टर बी कैसे ऐड करेंगे, सेकंड वेक्टर को उठा के आगे के फर्स्ट के ऊपर प्लेस कर दो, यही तो बताया है। क्या करना है, प्लेस टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर को उठाओ यहां से और एज इट इज यहां पे प्लेस कर दो, ठीक है, इस तरह से दिस, ये रिजल्टेंट आएगा ना, ये मिल गया रिजल्टेंट। अब क्या करना है, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दो, ये आ गया वेक्टर सी, चेक कर लो, यही तो वेक्टर सी होगा, यही तो है वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे कुछ ये इसका डायरेक्शन ये आएगा ना, चेक कर लो, ये कुछ डायरेक्शन आने वाला है इसका भाई, ये है वेक्टर सी का डायरेक्शन कुछ ये इधर से, और कितना होगा, आ जाओ, तो कितना आएगा वेक्टर सी, अरे ये क्यों आ रहा है बात, वेक्टर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे तो आई आई एक साथ ऐड कर दो, बड़ा सिंपल है, आई आई को एक साथ ऐड करो, कितना हो गया 7 आई, जे जे एक साथ ऐड करो, कितना हो गया प्लस 4j माइनस 3j माइनस जे, ठीक है, सिंपल, ये आ गया ना 7i माइनस जे। तो ये जो वेक्टर बना ना, देखो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ना सी वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट सी वेक्टर मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये क्या है 7i माइनस जे, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन गलत दिखा दिया ये, ठीक है, ओ 7i प्लस जे, सॉरी 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 7i प्लस जे प्लस 4j माइनस 3j 7i प्लस जे, बिल्कुल ठीक है। तो कितना है, इधर गए 7, इधर गया 1, आ गया 7i प्लस जे। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड यही तो पूछा था आपसे, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ 50, रूट 50 आएगा आंसर, सबसे पहले वाला आंसर करेक्ट था, रूट 50 आना है। और अगर ये पूछ ले इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बोले तो अगर ये पूछ ले कि यहां से कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये अल्फा एंगल कितना फॉर्म करेगा, कितना करेंगे, ये तो है 7, दिस इज 7, और ये कितना है डियर, दिस इज 1, वेरी सिंपल। तो क्या करने का है, tan अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस 1/7। क्लास 9th लेवल प्रॉब्लम है भाई, tan इनवर्स 1/7। चलो ये इससे ऊपर तो नहीं पूछ सकते, खत्म, मैग्नीट्यूड भी आ गया है, डायरेक्शन भी आ गया है, और क्या बचा वेक्टर में, कुछ भी नहीं बचा। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी हो, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो। भाई क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार कमेंट में, क्लियर है तो यस लिख दो, नहीं तो डाउट है तो बोलो नो। अच्छा डाउट नहीं है, ये लिखा है ना, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सब लोग बोलेंगे, सब आंसर करेंगे इसको, आओ, ठीक है। अभी एग्जाम का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अभी एग्जाम का क्वेश्चन, डाउट है, ओके ओके 1 मिनट, हाँ बोलो प्लीज, ओके 1 मिनट है, लेट मी, यस डाउट पूछ सकते हो आप, बोलो। अनम्यूट करके अपने आप को, यू कैन आस्क डाउट। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। सर मुझे ये समझ आया इसका एडिशन क्या है, जो सर आपने ये डाली ना इस साइड से जो इसकी ट्रायंगल बनाई, सर मुझे उसमें थोड़ा डाउट है, मुझे क्लियरली ये कीजिए ये हमने कैसे डाली। ये अल्फा, ये Yes, अल्फा की नहीं बात कर सर रहे हो इस साइड से ना? जो आपके अपोजिट, इस अल्फा के अपोजिट जो आपने ये बनाया इसका। ये वाला फिगर, दिस वन। यस सर यस सर। अरे ओके ठीक है ठीक है, आई गॉट योर। अरे अभी हमने क्या बताया कि वेक्टर को एडिशन कैसे करना है, ये समझ में आया, ये वाला पार्ट, यस सर इज क्लियर। यस सर। हाँ तो यही तो किया है मैंने। सो 2 वेक्टर्स आर गिवन ना, 2 वेक्टर्स आर गिवन टू यू, दिस इज वेक्टर ए एंड यस दिस सर। इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी।
तो ये वेक्टर ए और बी ये आपको इस फॉर्म में गिवन थे, बस मैंने थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो मैंने इनका यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि किस डायरेक्शन में होंगे, आइडिया ले लिया है। 3i + 4j इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और 4i - 3j इस डायरेक्शन में होगा। ये तो क्लियर है, ये ऐसे ड्रॉ होंगे, वेक्टर ओ वेक्टर बी। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब क्या करना है? अरे अब तो कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल। ए और बी को ऐड करना है ना। कैसे करते हैं? अरे सेकंड वेक्टर को लो एज इट इज और फर्स्ट फर्स्ट के वेक्टर। आगे अटैच कर दो। तो यहां से यस सेकंड वेक्टर को उठा लो, ये लो, चलो ये सेकंड वेक्टर है, इसको मैं यहां से अगर एज इट इज उठाऊं और ये फर्स्ट वेक्टर के आगे प्लेस कर दूं, ये देख लो। यस सर। तो ये आएगा ना। अब जब मैं फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करूंगा तो ये डायरेक्शन ही तो आएगा, इस टाइप का। यस सर। यही तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है बस, अलग से। थैंक यू सर। थैंक यू यही तो किया है। ठीक है, चलो ओके। थैंक्स सर। ओके ओके, चलो भाई अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। ये दिस वन बोलते हैं कि फिगर को देखो, दिखाओ, ये है देखो, दिस दिस एंड दिस, ये फिगर गिवन है भाई। इस तरह से आएगा एग्जाम में। डायरेक्शन में आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं सो डेट कोई डाउट ना रहे। इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, और इसका डायरेक्शन इस साइड है। और ये बोल रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। एंड आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। ओके, ऑप्शन बी इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। ऑप्शन सी इज, और ऑप्शन क्या ले, वेक्टर सी इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ऑप्शन डी, वेक्टर सी इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक आंसर आ गया है बहुत जल्दी से, अस्मत जी का, ऑप्शन बी। ओके बी, ओके। अच्छा ये सब बी के बी आ रहे हैं, एसके का, उमर का, अस्मत का भी बी आ रहा है। और कोई? अर्जुन का सी आया है। ओके ओके, ओके सी एक और आया। वेरी गुड वेरी गुड भाई। जिनका बी आया है ना एक बार दोबारा चेक कर लो, जिनका बी आ रहा है, ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करो। बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में किया है आपने जिन्होंने बी बताया है। ओके, और एग्जाम में यही गलती होगी क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑप्शंस वाले में। जब तक चारों ऑप्शन चेक ना कर लो ना तब तक आंसर नहीं करना है। भले ही आपको लग रहा हो कि सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पहले चेक कर लो एक बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है भाई। कैसे करेक्ट है देख लो। ठीक है, कैसे? अभी हमने क्या बोला था, अगर टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट के हेड पे प्लेस कर दो। इस फिगर में देख के बता दो किसका हेड किसके टेल पे रखा हुआ है, किसका हेड किसके टेल पे रखा हुआ है। क्या ए का टेल सी के हेड पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? ये देखो, ये ए का टेल सी के हेड पे रखा हुआ है, इसका मतलब ए और सी आपस में ऐड हुए हैं ना। ए और सी आपस में ऐड हुए हैं ना, है ना। अब अगर ये मेरा वेक्टर 1 था, ये वेक्टर 2 था, तो क्या फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड से कनेक्ट हो रहा है? अगर ये भी कनेक्ट हो रहा है तो मेरी ये खत्म हो गया और ये मेरा यहां पे बन रहा है रिलेशन। डियर ए का टेल फर्स्ट सी के हेड पे कनेक्टेड है, दैट मींस सी और ए आपस में ऐड हो रहे हैं।
दैट मीन सी और ए आपस में ऐड हो रहे हैं और ये इनका रिजल्टेंट है वेक्टर बी। ये अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो ऐसा एक भी इक्वेशन गिवन नहीं है अपने को, बट ये इक्वेशन मेरे को यही बता रहा है कि C इक्वल्स टू ए को अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो B माइनस ए। अगर ये बात सबने क्रैक कर ली, जिसने क्रैक कर ली है तो वो बिल्कुल राइट पाथ पे है, नहीं तो भाई अभी आपको काम करना पड़ेगा और ज्यादा। ओके सो आपको ना बस ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल जल्दी से अगर एक और मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, सो दैट ये दे दिया है सपोज दिस, ओके, एक ये दे दिया है दैट इज दिस, एक ये दे दिया है दैट इज दिस, ये बोल दिया है वेक्टर ए, कुछ भी है वेक्टर सी, वेक्टर बी। आपको ये चेक करना है किसका टेल किसके हेड पे है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बी का टेल ए के हेड पे है, दैट मींस ए और बी आपस में ऐड हुए हैं, ए और बी आपस में ऐड हुए हैं, दैट मींस ए प्लस बी हुआ है यहां पर। ओके और सी रिजल्टेंट है उसके बाद, बस ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, खत्म। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, देख के एकदम आप एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने देख लिया है भाई, जैसे ऐड करना है वैसे सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल। और जब हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन वी कैन परफॉर्म टू टाइप्स से हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अनदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, अनदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज इसको अपन बोलते हैं दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, डॉट से डिनोट करते हैं। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स ए एंड बी और मैं उसका अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं तो कैसे डिनोट करेंगे उसको, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में क्रॉस का साइन है, सिंपल ये, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब आप ए डॉट बी करोगे ना और यहां पे आपको जो भी क्वांटिटी मिलने वाली है, ए डॉट बी करके कुछ तो मिलेगा, है ना, जो भी मिलेगा ए डॉट बी करके वो क्या होगा, वो स्केलर होगा, वो क्या होगा, स्केलर होगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बिकॉज ए क्रॉस बी करके कुछ तो मिलेगा, वो जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट विल बी दी वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल। फाइंड कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है, सो ए डॉट बी का फॉर्मूला है डियर, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ए डॉट बी इक्वल्स टू दैट इज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए into mod of b, mod of a mod of b into cos theta. Yes, this is the formula, this is the formula of a dot b, and with the help of this formula we can find out the angle between two vectors. Yes, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। so यहाँ से डायरेक्ट यू कैन से दैट you can directly find out this formula cos theta equals to what, a dot b upon mod of a into mod of। अब a dot b सेपरेटली कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीख लेंगे, मॉड a और मॉड b कैसे फाइंड करना है वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर का दैट इज रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, मॉड कैसे फाइंड करना है, यू नो वेरी वेल। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इक्वल्स टू, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भाई, a क्रॉस b होगा दैट इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा,
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, अभी स्केलर है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये टर्म तो पूरा स्केलर है ना, बिकॉज ए डॉट बी करके स्केलर मिलने वाला है, तो ये टर्म पूरा, दैट मींस ये टर्म पूरा स्केलर है। सिमिलरली मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये टर्म भी स्केलर है, बट ए क्रॉस बी करके तो वेक्टर मिलेगा, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए यहां पे साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप, साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप। अभी एन कैप क्या है, एन कैप इज दी यूनिट वेक्टर। अब एन कैप इसको डायरेक्शन देगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जो बताएगा उंगली करके कि इधर है, इधर की तरफ जाना है, ये वो एन कैप है। ये एन कैप इसको क्या बना रहा है, एन कैप इसको वेक्टर क्वांटिटी बना देगा, सिंपल। ठीक है, इस तरह से अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रोजेक्शन बोले तो क्या, अगर सपोज ये कोई भी एनी वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। ओके, अब क्या होने वाला है देखो, दैट इज सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इस वेक्टर बी का ए के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन आएगा ना, ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन आएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो परछाई, तो कितना परछाई बनेगा इसका इसके ऊपर, वो इसका सिग्निफिकेंस है। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हो, उस डिटेल में अपन नहीं जाने वाले। ठीक है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, एक तो आप यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हो टू वेक्टर्स के बीच में, भाई कि टू वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल कितना बनेगा, ये आप फाइंड कर सकते हो, है ना। और आप यहां से प्रोजेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शंस भी फाइंड कर सकते हो। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है कि यहां पे आप एरिया फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द एरिया, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इनका एरिया आप फाइंड कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। ये मैंने आपको बता दिया है, बस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये सीखेंगे कि ए डॉट बी कैसे फाइंड करना है। भाई देखो ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ, ए डॉट बी फाइंड करना है ना। सपोज मैं बोल रहा हूं कोई वेक्टर ए है, इज देयर एनी वेक्टर, देयर इज एनी वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, देयर इज अनदर वेक्टर बी, it is I minus 2j plus 3k, and you need to perform this operation, that is A dot B. सिंपल, तो क्या करने का है, A डॉट बी करोगे भाई, एक तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या तो क्या मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, या डायरेक्ट अभी क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 4k, दिस इंटू i माइनस 2j प्लस 3k, ये आएगा ना। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डॉट, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो क्या आएगा, जब इसको मैं परफॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, दैट इज, ध्यान से देखना भाई, 2 आएगा सबके साथ होगा, तो 2i इंटू आई प्लस माइनस 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 2 इंटू 2 4i इंटू जे प्लस 2 3 6i इंटू के। अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं, आप मेरे को एक चीज का आंसर कर दो, तो ये मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन मेरे को ना बहुत लेंथी लिखना पड़ेगा इसको, और वो आप सिंपल कर सकते हो। बस आप मेरे को ये बता दो कि अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, आई डॉट आई करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को यहां पे क्या मिलेगा, ये मेरे को आंसर कर दो बस। आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, बोलो। जिसने ये बता दिया उसको मतलब अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, पूरा पिक्चर क्लियर चल रही है भाई। ठीक है, आई डॉट आई का वैल्यू, अक्षत ने बोला 1, ओके ओके, और कोई, देखो आई क्या है, व्हाट इज आई,
आई एक यूनिट वेक्टर है। आई क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बोले तो क्या? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बिल्कुल ठीक है, जो भी आंसर कर रहे हैं 1 उनका एकदम करेक्ट है। तो आई डॉट आई को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिखेंगे ना, दैट इज आई का मॉड कॉस थीटा। अरे आई का मॉड 1 इंटू आई का मॉड 1 कॉस थीटा। आई डॉट आई तो मतलब इनके बीच का एंगल तो 0 हो गया ना। अरे एंगल तो 0 डिग्री है आई और आई के बीच का। आई भी तो एक्स डायरेक्शन है और आई भी एक्स डायरेक्शन है। एक्स और एक्स के बीच का एंगल 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो आई डॉट आई क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड। आई डॉट आई कितना आएगा? 1 आएगा ऑलवेज। बस ये और बता दो मेरे को कि आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा। बस अगर ये और बता दो मेरे को तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा? आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा? आई डॉट जे का वैल्यू 0। पवन ने बोला 0, एसके बोल रहे हैं 0। गुड गुड गुड। आई डॉट जे क्या होगा? 0 ही होगा। बिल्कुल ठीक है। आई डॉट 0 कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, जे रिप्रेजेंट करेगा वाई को। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। खत्म। cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। सो अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आती है, इसका मतलब आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे। कैप लगा दो भाई साथ में, कैप बता रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। इक्वल्स टू के डॉट के। इन सबका वैल्यू कितना होगा? इन सबका वैल्यू 1 होगा। ठीक है। और आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई। दूसरे के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों 90 डिग्री पे है ना डियर, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सबका वैल्यू क्या होने वाला है? 0। तो दैट मींस ये जो आई डॉट जे वाला है ना, ये तो पहले 0 हो जाएगा। आई डॉट के वाला है, ये भी 0 हो जाएगा। तो आई के जो आई के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, बस वही रिमेनिंग बचेगा। सिमिलरली जब मैं जे का मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ, तो जो जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा वही रिमेनिंग होगा, बाकी सारा तो 0 हो जाएगा, है ना। और के का जब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रिमेनिंग बचेगा, बाकी सारा 0। तो यहां पे जब ए डॉट बी फाइंड करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करेंगे, क्या आएगा? आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि वो 0 ही होने वाला है। तो 2i इंटू आई, और आई डॉट आई होता है 1, कितना हो गया? 2 प्लस जे का जे के साथ 3 टू जा 6, जे इंटू जे 1, और प्लस माइनस माइनस तो -6। के का के साथ कर दो, 4 इंटू 3 12, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -12। ये आएगा डियर, ए डॉट भी आ गया आपके पास, दैट इज 2 - 6 - 12। आंसर क्या आएगा? दैट इज -18 + 2, ये आ गया -16। ए डॉट भी कितना आ गया? -16 आ गया। कितना आ गया? -16। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच का एंगल बता दो, तो क्या करेंगे? यहीं पे आप मॉड भी निकाल लो ना। जब इतना काम हो ही गया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? मॉड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा? √4 + 9 + 16, कितना आ गया? √29। सिमिलरली बी का मॉड निकाल दो, बी का मॉड कितना आएगा? √1 + 4 + 9 √14। क्या एंगल निकल चुका है? यस, एंगल निकल चुका है। और जो एंगल आएगा दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है भाई cos थीटा का? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। सो a डॉट बी कितना आया? -16 अपॉन मॉड ऑफ a कितना आया? √29, मॉड ऑफ बी कितना आया? √14।
इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे आपको चल जाएगा पता इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया तो बोलो, जल्दी बोलो भाई। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई चीज नहीं समझ में आई है, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सुनना हो, बोलो। जब बहुत देर होगी किसी का कुछ बोलने का मन हो, कुछ सुनाने का मन हो, तो वो भी मोस्ट वेलकम है ना। लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट लेके नहीं जाना है क्लास से। क्लियर? अच्छा, जब मैं पूछता हूं ना अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दिया करो बस, ठीक है, उससे मोटिवेशन बना रहता है ना। नो सर, अक्षत बोल रहे हैं नो सर, मतलब डाउट है। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ, ऐसे कैसे मजा आएगा भाई? मेरे को कैसे पता चलेगा कि सामने कोई है भी जो मेरी बात सुन रहा है? कुछ हाँ ना यस नो कुछ तो बोलो। अच्छा, आप पढ़ाओ तो डाउट आता ही नहीं, अरे पवन जी मक्खन लगा रहे हो हैं ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है किसी का? आगे चले, चलो फिर। ये तो हो गया भाई, ए डॉट बी हम ऐसे फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो क्या होगा? अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज और बता दो बस, ठीक है, एक चीज ये बता दो कि अगर मैं ये लिख दूं कि आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा भाई? बोलो, आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा? बोलो भाई। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस प्रोडक्ट, आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? दैट इज जीरो, जीरो, जीरो आएगा, जीरो आएगा, वेरी गुड, जीरो आएगा, वेरी गुड। बिकॉज जब आई क्रॉस आई लिखेंगे तो क्या करेंगे? आई मॉड, आई मॉड साइन थीटा, और आई का आई के साथ एंगल जीरो, उस कुछ भी हो एन कैप साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा ना, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो आई क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप अगर अपन करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, और के क्रॉस के कैप करेंगे तो वो भी कितना आएगा? ये भी तो जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में यही है भाई। जब हमने डॉट प्रोडक्ट को देखा था तो आई का आई के साथ वन आ रहा था, बाकी सबके साथ जीरो आ रहा था, खुद का खुद के साथ वन था, और क्रॉस प्रोडक्ट में खुद का खुद के साथ जीरो है, बाकी के साथ जीरो नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऑलवेज जो मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट के बाद मिलने वाला है वो भी वेक्टर ही मिलने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद भी वेक्टर ही मिलने वाला है, ओके। और देखो, अगर मैं करता हूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? के मिलेगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा? के मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा? आई मिलेगा, क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और के क्रॉस आई करूंगा तो क्या मिलेगा? के क्रॉस आई करूंगा तो क्या मिलेगा? जे मिलेगा, जे मिलेगा। ये ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान रखना है, ओके। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड हमको वेक्टर ही मिलेगा, और जो थर्ड वेक्टर मिलेगा ना वो ऑलवेज जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया है उसके परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन। मतलब ये कि अगर मैं ये बोल दूं कि ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी, ठीक है, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू अगर वेक्टर सी के इक्वल है सपोज, मिलेगा तो वेक्टर, ये तो कंफर्म है। सो डियर, ये जो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा ना, अब वेक्टर है तो कुछ डायरेक्शन तो होगा इसका, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी will be perpendicular to both vector A and vector B। जो सी वेक्टर मिलने वाला है उसका जो डायरेक्शन आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा।
दैट मीन्स अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर? आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इसको अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो वेक्टर मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक्स और वाई दोनों का परपेंडिकुलर तो जेड हुआ ना, ये वाला, ये देख लो, एक्स और वाई दोनों का परपेंडिकुलर तो जेड होगा। ठीक है, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये जेड है, तो मेरे को जेड डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्यों मिल रहा है? ये मैंने कैसे लिख दिया? सिमिलरली जब मैं वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को एक्स डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा, क्योंकि जो वेक्टर मिलने वाला है वो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। ओके, तो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। एक लास्ट चीज बस यहां पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, दैट इज इफ, दो पॉइंट है, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, so their dot product, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? बोलना जरा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट विल बी क्या होगा? दैट इज जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच? 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू जीरो है ना, cos 90 का वैल्यू जीरो। सिमिलरली इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, सपोज मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, सो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, जीरो, है ना। क्यों मिलेगा? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? उन दोनों के बीच एंगल तो 0 डिग्री है, और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर टू वेक्टर्स को तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, ये होगी बात। यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो बोलो। कोई डाउट किसी को यहां तक भाई? नो नो नो, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पे वेक्टर्स को दिया है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा, अच्छा, जितना मैं नॉर्मली देता हूं उससे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया इस बार वेक्टर्स को टाइम। लेकिन ये आप देखना, जब आप अदर सब्जेक्ट स्टडी करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप बोलोगे हाँ ठीक किया था, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होती है आगे चल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। फिर वहां पे बैठ के सिर खुजाते हैं, अच्छा ऐसा भी होता था है। तो ये सारी चीजें अगर यहीं पे क्लियर हो जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो नेक्स्ट, अगर फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्लास, और वो इंपॉर्टेंट भी था, मैंने बोला था वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। कोलिनियर फोर्सेस, कॉनकरेंट फोर्सेस और कोप्लानर फोर्सेस किसको बोलते हैं? जल्दी से देख लेते हैं, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। दैट इज कोलिनियर फोर्सेस किसको बोलते हैं भाई? यहाँ पे दैट इज दी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, फोर्सेस विच दोज एक्ट्स ऑन same line of action, same line of action, same line of action। line of action किसको बोलते हैं? line of action is a line along which force acts। for example, suppose this is a body, ये कोई बॉडी है, अब इस बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, इस तरह से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, है ना, तो
ये जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है ना, ये दिस, ये जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बोथ साइड, इस तरह से आएगा ना, कुछ लाइक दिस, इस तरह से आएगा। ओके, तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के अलोंग ये पूरा फोर्स है, ये जो पूरा लाइन है, इसको मैं कहीं से कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता हूं। इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ एक्शन। ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। ओके, तो कोलीनियर का मतलब ही क्या है, ये तो नाम से ही क्लियर है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कोलीनियर, जो एक ही लाइन में होंगे वो होंगे कोलीनियर फोर्सेस। ठीक है, जो फोर्सेस एक ही लाइन में होंगे मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। तो ऐसे भी हो सकते हैं भाई कोलीनियर, ये भी कोलीनियर है ना, और कोलीनियर ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी कोलीनियर है। हो सकता है एक दूसरे से नाराज हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन अरे बट दे विल शेयर दिस सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए भाई, दिस क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल। तो ये हम क्या बोलेंगे, इनको कोलीनियर फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, कौन करंट फोर्सेस किसको बोलते हैं, कौन करंट फोर्सेस बोलेंगे हम, दैट इज फोर्सेस, ये वो फोर्सेस होंगे जो एक ही पॉइंट पे आके, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मीट करेगा। सो ये फोर्सेस होंगे जिनका लाइन ऑफ एक्शन मीट्स एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पे आके अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन किसी का मीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन करंट फोर्सेस बोलते हैं, कौन करंट फोर्सेस। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो। अपने रूम में कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, कोई भी एक कॉर्नर की तरफ देखो, वहां पे 3 लाइंस आगे ज्वाइन कर रही हैं। तीनों लाइन में अज्यूम कर लो एक एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर से आ रहा है, और एक फोर्स दैट इज इधर से आ रही है, ऐसे लग रहा है। तो तीनों लाइन पे एक एक फोर्स लग रहा है, तो वो तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, तो वो कैसे फोर्सेस हो गए, कौन करंट फोर्स, कौन करंट फोर्सेस हो गए। वेरी सिंपल है ना। सो दैट इज, ये अगर मैं कोई बॉडी ले लूं इस तरह से, और यहां पे अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स सपोज एक्टिंग लाइक दिस, another force acting like this, okay direction अलग हो गया, sorry, another force acting like this। ठीक, सो यहां पे क्या होगा, देखो, ये हो गया इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है ना, और ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये। और अगर मैं बोलता हूं देयर इज अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग लाइक दिस, इस तरह से एक और फोर्स एक्ट कर रहा है ये। ओके, इसका अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूं, इसका लाइन ऑफ एक्शन सपोज ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये तीनों फोर्स कैसे हो गए, ये तीनों हो गए कौन करंट फोर्सेस, F1 F2 F3। F1 F2 F3 आर कौन करंट फोर्सेस, वेरी सिंपल है ना। कोप्लेनर फोर्सेस किसको बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस बोलेंगे फोर्सेस जो शेयर करेंगे सेम प्लेन, जो सेम प्लेन के ऊपर एक्ट करेंगे फोर्सेस, उनको कोप्लेनर सेम प्लेन, कोलीनियर सेम लाइन, कौन करंट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके जो मीट कर रहे हैं कौन करंट, एक ही लाइन पे लगेंगे कोलीनियर, एक ही प्लेन पे होंगे कोप्लेनर। तो क्या होगा, सेम प्लेन पे एक्ट करने वाले फोर्सेस, उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक है, सेम प्लेन या पैरेलल प्लेन, सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन, मतलब ये देखो, देखो मतलब ये है कि आप, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये जो फिगर यहाँ पे अब ड्रॉ हो रहा है, दिस दिस, इस फिगर में आपको कितने प्लेन्स शो हो रहे हैं, हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर इन दिस फिगर, बोलो भाई, इस फिगर में कितने प्लेन दिख रहे हैं आपको, कितने प्लेन्स हैं यहाँ पे भाई, हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर इन दिस फिगर,
6 प्लेन्स, पवन बोल रहे हैं 6 प्लेन्स, ठीक, अच्छा। इसको अगर मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल रहा हूं वाई एक्सिस, इसको मैं बोल रहा हूं जेड एक्सिस। अच्छा, प्लेन बोलते किसको है? 2 एक्सिस टुगेदर फॉर्म्स अ प्लेन। 2 एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाएंगी भाई, 2 एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाएंगी। जैसे ये प्लेन देखो, ये वाला, दिस, which what is this plane? This is dear, this is z axis and this is y axis. So this is the yz plane. ये कौन सा हो गया? ये yz plane हो गया ना। कौन कौन सी एक्सिस ने प्लेन फॉर्म किया है? That is y और z एक्सिस ने मिलकर ये प्लेन फॉर्म किया है ना। ये देखो फ्रंट वाला दिस, ये x और y एक्सिस ने मिलकर प्लेन फॉर्म किया है। ये कौन सा हो गया? दिस इज xy प्लेन, xy प्लेन, है ना। सिमिलरली अगर टॉप वाला देखोगे आप, x और yz प्लेन, ये क्या हो गया? zx प्लेन। ये z और x एक्सिस ने मिलकर फॉर्म किया है, ये z एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, ठीक है। मेनली यहाँ पे 3 प्लेन्स है, लेकिन आपको टोटल 6 दिख रहे हैं। जैसे ऊपर प्लेन है ऐसे ही नीचे प्लेन है, जैसे लेफ्ट साइड पे ऐसे राइट साइड पे है, जैसे फ्रंट पे ऐसे बैक पे। अपने रूम की 6 दीवारें देख लो, यही है ना। सो डियर, यहाँ पे टोटल प्लेन 6 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्चुअल में 3 प्लेन है, 3 तो उसके पैरेलल है ना। जैसे लेफ्ट वाला है उसके पैरेलल राइट वाला है, जो टॉप वाला प्लेन है उसके पैरेलल बॉटम वाला होगा, और जो फ्रंट वाला प्लेन है उसके पैरेलल बैक वाला प्लेन होगा। तो कोप्लेनर फोर्सेस किसको बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं वो फोर्सेस जो सेम प्लेन शेयर करें या पैरेलल प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। मतलब अगर यहां पे कोई फोर्स है F1, इधर देखो, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है F1, है ना। इधर कोई फोर्स लग रहा है F2, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है F4, इधर कोई फोर्स लग रहा है F2, इधर कोई फोर्स लग रहा है F3। अब मैं पूछता हूं कौन कौन से फोर्सेस कोप्लेनर हैं? F1 एंड F3। कौन कौन से फोर्सेस कोप्लेनर है ये बोलना है? F2 एंड F4, F1 एंड F2, F2 एंड F3। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोप्लेनर फोर्सेस बताने हैं कौन कौन से होंगे। कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। ऑप्शन करेक्ट बताओ कौन कौन सा है। अक्षत का आंसर आया है सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, और अच्छा ये समझ लो एमएसक्यू क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शंस कैन आल्सो करेक्ट हियर, मोर देन वन ऑप्शंस कैन आल्सो करेक्ट। अभी तक सी ऑप्शन आया है। क्या सी के अलावा कोई और नहीं होगा क्या? क्या सी के अलावा कोई और नहीं होगा क्या? चेक कर लो भाई, क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। F1 और F3 तो अलग अलग प्लेन में क्लियर शो है। F2 और F4, अरे ये तो सेम प्लेन में लगे हुए हैं। F2 और F4 तो YZ प्लेन में ही तो है दोनों, बी भी तो होगा, ओके। और F1 और F2 ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन में है। F1 टॉप वाले प्लेन में, F2 बॉटम वाले प्लेन में, ठीक है। और F2 एंड F3 ये भी गलत है। F2 बॉटम वाले प्लेन में, F3 या तो फ्रंट वाले में या बैक वाले में, जिसमें भी है, बट अलग अलग प्लेन में, ठीक है भाई। इस तरह से फोर्सेस हो सकते हैं कोलिनियर, कॉन्करेंट और कोप्लेनर, ठीक। बस इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए था, दैट इज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। देखो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस बोलो आप, या आप ये बोलो फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स मतलब दैट मींस वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स भाई, वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। और या हम यहीं पे समझेंगे किसको? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। क्या मतलब है इन चीजों का? जल्दी देखेंगे भाई, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम पहले से ही इन्वेस्ट कर दिया है वेक्टर में। दिस, दिस, ठीक है।
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को ये बताओ, चलो ये इसको बोल रहे हैं वेक्टर ए, इसको बोल रहे हैं वेक्टर बी, और इसको बोल रहे हैं वेक्टर सी। ओके, सो अगर मैं बोलता हूं ये अज्यूम कर लो ए और सी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी? इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नो, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? देखो वेक्टर, जब मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर का लेंथ है, वो उसके क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो का डायरेक्शन है वो क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो टू वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे अगर उनका लेंथ भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्शन सेम होगा मतलब वो पैरेलल होने चाहिए। अगर टू वेक्टर्स का लेंथ भी सेम है और वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी एक दूसरे के इक्वल है? यस। उनका लेंथ भी सेम है डियर, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी है, तो ए और सी को मैं पैरेलल वेक्टर्स बोल सकता हूं। और यही तो है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब ये है कि इन अ गिवन प्लेन, इस अपने प्लेन में उस वेक्टर को आप उसका लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए बिना कहीं पे भी मूव करा सकते हो। इट इज फ्री टू मूव, बट उसका प्लेन चेंज नहीं करना है ना? उसका प्लेन चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हम वेक्टर्स को बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। अब ये कोई वेक्टर है, इट इज एनी वेक्टर। ओके, अब इसी प्लेन में इसको मैं यहां से उठा के कहीं भी ले जाऊं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको यहां से एज इट इज उठा के अगर मैं यहां पे लगा दूं इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? दैट इज उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन चेंज किए बिना उसी प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। वेक्टर का इफेक्ट सेम रहेगा। और इसका जो एप्लीकेशन है फ्री वेक्टर्स, जो मैं आपको बता रहा हूं बात, इसका एप्लीकेशन है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या है? जल्दी से देख लेते हैं। ये है कि दैट इज ये सपोज कोई बॉडी है, कोई भी अगर ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो भाई ध्यान से, सपोज दिस फोर्स इज एक्टिंग F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन का फोर्स है डियर, ये इस बॉडी के लिए किस टाइप का फोर्स है? ये पुश है कि पुल है? इट इज पुश ना। ये बॉडी को पुश करेगा कि पुल करेगा? ये पुश, इट इज अ पुश, है ना? और अगर मैं आपको इसका लाइन ऑफ एक्शन दिखाऊं फोर्स का, तो ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, है ना? ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। सो अगर हम ऐसा कर दे, कैसे? ये देखो सेम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये लाइन ऑफ एक्शन आ रहा था ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि जो फोर्स एक्ट कर रहा था उस फोर्स को मैंने यहां पे लगा दिया सेम। ध्यान से देखना भाई, सेम फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, बट अब ये जो फोर्स है ना डियर, अब ये पुल हो गया पुश की जगह पे। क्या इस फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर अगर मैं ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। ये दोनों इफेक्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होंगे। इसका मतलब यही तो है कि मैंने क्या किया, मैंने इस फोर्स को उठाया, इस फोर्स को उठा के यहां पे ट्रांसफर कर दिया ना बॉडी पे, इस फोर्स को उठा के बॉडी पे यहां पे ट्रांसफर कर दिया। यही तो मतलब हुआ इस चीज का। तो कर सकते हैं, फोर्स तो एक वेक्टर है ना, वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। उसका आप मैग्नेट लेंथ चेंज मत करो, लेंथ चेंज मत करो मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी 20 न्यूटन था, हियर इज आल्सो 20 न्यूटन। उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी अपन ने चेंज नहीं किया, ठीक है। बस बॉडी पे उसका मैंने लोकेशन चेंज किया है, तो कर सकते हो। तो बॉडी के ऊपर इस फोर्स का इफेक्ट सेम आएगा, बॉडी के ऊपर इस फोर्स का इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है। जो इफेक्ट इस पुश का था वही इफेक्ट यहाँ पे, दैट इज जो इफेक्ट इस पुश का था वही इफेक्ट यहाँ पे इस पुल का भी आएगा। यही है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स।
That means you can transfer the force on a body along its line of action without changing its magnitude. ठीक है? So law of transmissibility क्या है? That means you can transfer load on body along its line of action, without changing magnitude, without changing its magnitude, the effect of force will remain same. बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट आएगा ना वो सेम रहेगा, उससे मतलब नहीं है कि वो फोर्स किस पॉइंट से एक्ट कर रहा है, ठीक है? इट मींस इफेक्ट विल रिमेन सेम. इफेक्ट ऑन बॉडी remains same. ठीक है? सो अगर आपको कोई पीछे से धक्का दे और सेम फोर्स से आपको आगे से पकड़ के खींच ले, ठीक है, सेम फोर्स से और सेम लाइन ऑफ एक्शन से, तो आपके ऊपर इफेक्ट सेम ही आएगा, आप उतनी दूर जाओगे दोनों केस में. ठीक है? ये है, इट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. क्लियर? भाई किसी को कोई डाउट है, यहां तक कोई क्वेरी है तो बोलो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है. अच्छा देखो, आज का जो हमारा सेशन गया है मोस्टली वो गया है किस पे? वेक्टर्स पे. तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगा इसके साथ, सो आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे भाई वेक्टर्स की. ठीक है? तो अभी हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो लॉ ऑफ फोर्सेस तक अपने को करना है वो ट्रायंगुलर लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस बचते हैं. ओके, तो वो पार्ट अपन करेंगे, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, यहीं तक करते हैं. और कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा वेक्टर्स के, वो आप प्रैक्टिस करोगे. ओके, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है और एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन. ठीक है? किसी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बोलो. यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड if you want to ask or say anything now, please. किसी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बोलो, अदरवाइज लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं फिर. हाँ, यस, यू कैन आस्क नाउ. अक्षर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सर ये कह रहा था कि अगर मैं ए पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का, अगर लाइन ऑफ एक्शन वैसे ही रख के बस उससे ऊपर नीचे कर दें, मतलब पॉइंट बी या पॉइंट सी पे ले जाएं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम पे अगर हम ऐसा करें पड़ तो जाएगा, उससे पड़ जाएगा. आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो इधर देखो, इधर देखो, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. ये है ना, आप बोल रहे हो फोर्स यहां पे लगा हुआ था, है ना, और आप ये बोल रहे हो कि अब इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, लेकिन ये अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो यहां पे, क्या ऐसा कर सकते हैं? जबकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, बट ट्रांसफर यहां पे कर रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? अब इफेक्ट अलग अलग होगा. ठीक है? अब इफेक्ट सेम नहीं रहेगा, इफेक्ट अब अलग अलग जाएगा. अगर फोर्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर देखना है तो स्टेटमेंट देख लो आप, इसलिए मैंने लिखा है ट्रांसफर लोड और एनी बॉडी अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा भाई, नहीं तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा ना. ये तो आप खुद समझ लो, ये तो आप खुद ही देख सकते हो ना, है ना. आपको कोई ऊपर से धक्का दे, बीच में से धक्का दे, बिल्कुल पैरों पे से धक्का दे, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट अलग अलग आएगा. ठीक है? तो नहीं, जब फोर्स का इफेक्ट तभी सेम होगा जब उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आप उसको ट्रांसफर करोगे. ओके सर, ओके. ये नहीं करेंगे अपन. एनीवन और कोई?
तो ठीक है, फिर एंड करते हैं यहीं पे इस सेशन को, मिलते हैं टुमारो, ठीक है, सेम टाइम, और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वहीं पे, ठीक है। चलो देन, ओके, गुड नाइट, सी यू। ओके सर, थैंक यू।